अब उस पानी में से, जो कुल पानी उसमें से जाता है 4 राज्यों से होकर, उसमें से 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट, 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी अविभाजित आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1976 में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 2004 में कंप्लेंट की केंद्र सरकार के पास, और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत फिर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। और इस ट्रिब्यूनल ने 2013 में अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन उस समय आंध्र की सरकार कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी और पब्लिश रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और इसके चलते वाटर एलोकेशन नहीं हो पाया। एक बार फिर जब इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए, जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए, और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था। अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे, पूरे नहीं हो पाते थे। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था। तो 1993 में डैम के पानी से बेतला नेशनल प्रोजेक्ट और ये सब इलाकों में प्रभाव पड़ता, तो उसके बाद उसको रोका गया। बिहार और झारखंड के साथ लगते इलाकों में लोगों को जिनकी जमीनें भी जानी या जिनका उस समय जमीन अधिग्रहण भी किया गया और प्रोजेक्ट चल भी रहा था, लेकिन 93 के बाद इस पर कोई गति नहीं बन पाई। 2017 में कैबिनेट द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1,622 करोड़ रुपए की मंजूरी उस समय दी गई थी, लेकिन आज जो मंजूरी दी गई है वो राइट मेन कनाल, लेफ्ट मेन कनाल को कंप्लीट लाइनिंग और गियर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्माण को भी पूरा करने के लिए अनुमति दे दी गई ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और इस डैम के जो प्रभावित लोग होंगे, आउस्टी होंगे, उनको कंपनसेशन पैकेज को रिवाइज किया गया है। जनहित में एक और बड़ा निर्णय किया गया कि एक और तो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 10,000 हेक्टेयर की भूमि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई योग्य बनाया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर की भूमि को। वहीं पर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको 6.5 लाख रुपया का अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट दिया जाएगा। तो एक और सिंचाई योग्य भूमि हो जाएगी, लाखों हेक्टेयर भूमि को, लाखों एकड़ भूमि को वहां पे लाभ मिलेगा इसको। और दूसरी ओर जिनकी जमीन गई उनको इसमें से 6.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट मिलेगी। एक अंतिम निर्णय जो मैं आपको से अवगत करवाऊंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड टेनेंसी रेगुलेशन 2023, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव टेनेंसी रेगुलेशन 2023, लक्षद्वीप टेनेंसी रेगुलेशन 2023 को प्रोमोलगेट करने का निर्णय किया गया है, इसको घोषणा की गई है।
ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट जून 2021 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि इस रेगुलेशन के द्वारा मकान मालिकों एवं किराएदारों के हितों और अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जा सके, जिससे मकान मालिक किराए पर अपने मकान को देने के लिए उसको कोई चिंता ना हो, क्योंकि अधिकार एक बराबर होंगे और इसके लिए मकान बनाने और खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े मकानों को किराएदारों को उपलब्ध भी कराए जा सकेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को भी हम इसके माध्यम से प्राप्त करने में सहायक होगा।